हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 25 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग जो दैनिक जागरण ने बनाई है वो है जो आप पिक में देख रहे हैं। इन्होंने रजत पदक जीता है भारत के लिए। इनका नाम है मीराबाई चानू। इन्होंने रजत पदक जीता है और 32वें ओलंपिक खेलों का जो पहला दिन था जिसमें गेम खेले गए और दूसरा दिन जो पदकों के लिए खेले गए थे उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। भारत थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन पायदान में दूसरे स्थान पर था एक रजत पदक जीतने की वजह से। इन्होंने 49 किलोग्राम भार में पदक जीता है। इनकी लंबाई 4 फुट 11 इंच है और मीरा ने 202 टोटल 202 यानी कि 87 किलोग्राम और 115 किलोग्राम वर्ग में कुल वजन उठाया, यानी कि 115 किलोग्राम कुल वजन के साथ 202 कुल वजन उठाया। इन्होंने रजत पदक जीता। और चीन की होउ जिहू ने 210 उन्होंने 210 किलोग्राम उठाया। 94 प्लस 116 इन्होंने उठाया। 87 प्लस 115 तब इन्हें रजत पदक जीता और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं इंडोनेशिया की एसाह विंडी कांटिका ने 194 किलोग्राम उठाकर यानी कि 84 प्लस 110 उठाकर कांस्य पदक जीता है। तो नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एलजी ने दिल्ली कैबिनेट का फैसला किया खारिज। राजधानी में गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा व पिछले साल हुए दंगों के मामलों में लोक अभियोजकों के पैनल बनाने को लेकर रार बढ़ गई है। उपराज्यपाल यानी कि एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के फैसले को खारिज करते हुए इस संबंध में भेजी गई उसकी फाइल को राष्ट्रपति के विचारार्थ केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है। पिछले सप्ताह दिल्ली मंत्रिमंडल ने वकीलों के पैनल पर पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और अपने पैनल को सही बताया था। उसके बाद फाइल उपराज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजी गई थी। एलजी के कार्यालय और दिल्ली सरकार के बीच मत विभिन्नता की वजह से मामला राष्ट्रपति के विचार में रखा गया है। आपको याद होगा कि जनवरी 2021 में यानी कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो राजधानी में आप कह सकते हैं कि बवाल मचा था, किसानों द्वारा जो उपद्रव किया गया था, उन सब के तहत एक समिति बनाई गई थी। उस समिति को अब एलजी ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। गणतंत्र यहाँ देखिए पॉइंट के तौर पर दिया गया है कि गणतंत्र दिवस पर हिंसा के मामलों में वकीलों के पैनल पर फैसला लेने के लिए एलजी ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली को पत्र लिखा था। एलजी ने कहा था कि जांच पुलिस कर रही है, ऐसे में पैरवी के लिए उसके वकीलों के पैनल की मंजूरी देना ठीक नहीं है। इससे पहले एलजी ने दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ ऑनलाइन बैठक में कहा था कि वकीलों के पैनल का वह फिर से गठन करेंगे। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा था कि इस मामले में उसका बनाया पैनल ठीक से काम कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सितंबर से बच्चों को लगेगी वैक्सीन। एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी सितंबर से बच्चों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद पूरी निगरानी के साथ ही स्कूल खोले जाने की अनुमति दी जा सकेगी। गुलेरिया ने शनिवार को कहा कि बच्चों के लिए भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है। इसके नतीजे सितंबर तक आने की उम्मीद है। एम्स डायरेक्टर ने कहा कि अहमदाबाद स्थित दवा कंपनी जॉयडस कैडिला ने अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन जायकोव डी के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। कंपनी ने इसके लिए बच्चों पर किए गए परीक्षणों का आंकड़ा भी यानी डाटा भी दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यूएनएससी में जिसका इंतजार था वो वक्त आ गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूएनएससी क्या है। तो यूएनएससी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये होता क्या है, देखिए संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है।
इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव से जुड़ा काम भी सुरक्षा परिषद के काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत को 192 सीटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े। यहां भारत को भारी समर्थन देते हुए 2021-22 तक के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत को 192 में से कितने मिले? 184 वोट। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। भारत 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में इस 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में बैठेगा। यह 8वीं बार इस परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में की अध्यक्षता करेगा। तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अब इसकी न्यूज़ देख लेते हैं कि जनवरी 2021 में 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य बनने के बाद जिस वक्त का इंतजार भारत को था वो अब आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक भारत अगस्त में 2021 में 1 महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता संभालेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय इस अवसर पर भारतीय कूटनीति के लिहाज से भरपूर इस्तेमाल करने की रणनीति बनाने में लगा है। इस दौरान भारत आतंकवाद को फंडिंग, समुद्री सुरक्षा और अफगानिस्तान के मुद्दे को खास तौर पर उठाएगा। ये सभी मुद्दे भारत के मौजूदा व दीर्घकालिक हितों से सीधे तौर पर जुड़े हैं। भारत अपनी तैयारियों को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विदेश सचिव श्रृंगला हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का दौरा करने आए थे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज है कि भविष्य में किसी भी मुकदमे का विषय नहीं हो सकेगा एजीआर, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। आपको कल भी बताया गया था, जो लाइसेंस दिया जाता है या जो अनुमति दी जाती है टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियों को, वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंतर्गत ही आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल सहित दूरसंचार कंपनियों पर बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू भविष्य में किसी भी मुकदमे का विषय नहीं हो सकेगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजीआर की गणना में कथित त्रुटियों को दूर करने की मांग से जुड़ी कंपनियों की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि एजीआर से संबंधित विवाद काफी लंबे समय से अदालतों में लंबित रहा है और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर बकाया राशि को लेकर आगे किसी भी मुकदमे में विचार नहीं किया जाएगा। फैसले में कहा गया है कि कंपनियों पर बकाया एजीआर राशि में बदलाव करने से जुड़ी किसी भी याचिका को मंजूरी देने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2020 के पिछले फैसले पर पुनर्विचार को लेकर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। दूरसंचार कंपनियों ने अपनी याचिका में एजीआर की दोबारा गणना की मांग करते हुए कहा था कि गणना में अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक किया जाए। उनका कहना था कि गणना में प्रविष्टियों को दोहराया भी गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि आर्थिक विकास के लिए भारतीय मॉडल जरूरी, मुकेश अंबानी। देखिए, मुकेश अंबानी ने बोला है कि समाज के सबसे निचले तबके के आर्थिक विकास के लिए भारतीय मॉडल जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2047 में हमें अपनी आज़ादी के 100 साल का जश्न मनाएंगे। इससे बड़ा सपना और क्या होगा कि उस समय तक हम अमेरिका और चीन के समकक्ष खड़े होंगे। देश के आर्थिक उदारीकरण के 30 साल पूरे होने के मौके पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन ने एक लेख में कहा कि आर्थिक सुधारों की वजह से 1991 में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद 266 अरब डॉलर था, आज वह 10 गुना बढ़ चुका है। वर्ष 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था कमियों से जूझ रही थी, लेकिन 2021 आते आते इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। नेक्स्ट है ईमानदार करदाताओं को मिले सम्मान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ईमानदार करदाताओं को जिम्मेदारी से उनके कर का भुगतान करने के लिए सम्मान मिलना चाहिए।
उन्होंने विभिन्न सुधारों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए आयकर विभाग की सराहना की है। वित्त मंत्रालय ने 161वें आयकर दिवस पर दिए गए अपने संदेश में विभिन्न प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए काम करने को लेकर विभाग की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं के सरलीकरण से विभाग का कामकाज अड़चन मुक्त, पक्षपात रहित और पारदर्शी हुआ है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है जासूसी मामले की सच्चाई। तो ये आर्टिकल लिखा गया है दैनिक जागरण के चीफ एडिटर संजय गुप्त द्वारा। आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से जितनी भी आप कह सकते हैं कि शांति या फिर सुलह की कोशिशें होती हैं, लेकिन उसको जो ये मामले आते हैं जासूसी के, किसी दो देशों में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो वो किस तरीके से गहन मुद्दा बन जाती हैं। तो उसी के तहत ये आर्टिकल लिखा गया है कि मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और पेरिस की संस्था फॉरबिडन स्टोरीज द्वारा किए गए इस दावे ने देश विदेश में राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर से दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी 300 से अधिक लोगों के मोबाइल फोन को हैक करके जासूसी की गई है। जिस तरह संसद के मानसून सत्र के ठीक पहले यह सनसनीखेज दावा किया गया, उससे संदेह नहीं है कि यह सिर्फ मानसून सत्र की कार्यवाही बाधित करने के मकसद से किया गया है। सबसे पहले आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पता होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से नवाजा भी जा चुका है इसे। एमनेस्टी का जो आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर वो लंदन ब्रिटेन में है, यानी यूनाइटेड किंगडम में है, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो जुलाई 1961 है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि मोरक्को ने तो जासूसी का दावा करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। अब यहाँ पर मोरक्को के बारे में भी जान लेते हैं। मोरक्को आधिकारिक तौर पर मोरक्को राजशाही उत्तर अफ्रीका का एक देश है। उत्तरी अफ्रीका में रोमन प्रांत रहे इस प्रदेश में मध्यकाल में एक अफ्रीकी मूल के वंश का शासन रहा, जिस पर इस्लामिक प्रभाव 10वीं सदी से पड़ता गया। आज यह देश मुस्लिम है, जिसकी भाषा अरबी है। यहाँ की अरबी अफ्रीकी मिश्रित भाषा है और यहाँ की जो राजधानी है वो है रबात। यहाँ की करेंसी है दिरहम और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं सद अलिन अल ओथमानी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। इस पर सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है और पूरे मामले को निराधार बताया है। फिर भी विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। राज्यसभा में जब आईटी मंत्री इस मामले पर अपना बयान दे रहे थे तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने उनके हाथ से कागज छीनकर फेंक दिया। ये एक अशोभनीय हरकत के तौर पर उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस मामले को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार देते हुए कहा कि इसका मकसद प्रस्तावित डाटा सुरक्षा विधेयक को कानून बनाने से रोकना है। जहां तक जासूसी की बात है, यह कोई नहीं बता सकता कि शायद मानव इतिहास के प्रारंभ में ही ऐसा होता रहा है। प्राचीन काल में चाहे राजा हो या अन्य सरकारें, उन्होंने जनता की टो लेने के लिए पड़ोसी देशों की सैन्य शक्ति की जानकारी हासिल करने के लिए जासूसी का सहारा लिया है। जासूसी के बल पर न जाने कितने युद्ध जीते गए हैं। शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसकी जासूसी करने की अपनी औपचारिक संस्था ना हो। देश के अंदर भी आंतरिक सुरक्षा का आकलन करने के लिए जासूस सक्रिय रहते हैं। पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर महज फोन को हैक कर लोगों की बातचीत ही नहीं सुनते, बल्कि मैसेज, ईमेल आदि भी पढ़ सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो आपके फोन से किसी दूसरे को संदेश भेज देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। वास्तव में मोबाइल फोन की क्रांति ने जहां लोगों को सहूलियत दी है, वहीं उनकी निजता के लिए भी खतरा बताया है।
जहां हर नागरिक की निजता सुरक्षित रहनी चाहिए, वहीं सरकारों को अपराधी, आतंकी और समाज विरोधी तत्वों जो तत्व होते हैं कि टो लेने के लिए जासूसी भी करनी चाहिए, तभी वे देश को सुरक्षित रख सकते हैं। जहां डाटा के इस्तेमाल से विषय के अधिकतर नागरिकों के जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा रहा है, वहीं इस पर भी बहस चल रही है कि इस डाटा का बेजा इस्तेमाल लोगों की निजता में सेंध लगा रहा है। यह बात सभी दलों को समझ लेनी चाहिए कि जहां डाटा से लोगों के जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है, वहीं जासूसी भी की जा सकती है। पेगासस के जरिए सरकार ने जासूसी की इसका विपक्ष के पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक कला है निलंबित होना, और ये एक हास्य व्यंग है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जाति और जनगणना। केंद्र सरकार की ओर से जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार किए जाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों की आपत्ति सामने आने पर हैरानी नहीं है। आपत्ति जताने और जाति आधारित जनगणना को जरूरी बताने वालों में केंद्र सरकार में साझेदार दल जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है। आने वाले दिनों में कई अन्य राजनीतिक दल भी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में आवाज बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि यह एक पुरानी मांग है। भले ही केंद्र सरकार यह तर्क पेश कर रही हो कि पहले भी जाति आधारित जनगणना न होने के कारण आगे भी ऐसा न किया जाना ठीक होगा, लेकिन यह कोई ठोस आधार नहीं है। आखिर अब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनगणना हो सकती है तो शेष वर्गों की क्यों नहीं हो सकती? यह धारणा सही नहीं है कि जाति आधारित जनगणना होने से सामाजिक ताना बाना प्रभावित होगा। जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनगणना से सामाजिक समरसता प्रभावित नहीं होती, तो फिर इस नतीजे पर पहुंचने का क्या मतलब है कि अन्य जातीय समुदायों की जनगणना से ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है, बाइडेन ने भरोसा दिलाया है कि अफगानिस्तान को अमेरिका मदद करता रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने अफगान समकक्ष अशरफ गनी से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने उनको भरोसा दिलाया है कि अमेरिका उनके देश की कूटनीतिक और मानवीय आधार पर मदद करता रहेगा। यह आश्वासन ऐसे समय दिया गया है जब अफगानिस्तान में तालिबान अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। इससे अमेरिकी समर्थित अफगान सरकार दबाव में आ गई है। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार बाइडेन और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी के बीच शुक्रवार को फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि तालिबान का मौजूदा हमला बातचीत का समर्थन करने के उलट है। तो ये आज का 25 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।